यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के 8वीं इकाई में शामिल नाटक सिंदूर की होली का द्वितीय अंक का भाग 1 का वाचन सर रजनी गुप्ता के साथ। बंगले के बरामदे में और आगे की कुर्सियां रखी हैं। बीच में सामने की ओर एक आराम कुर्सी है। उसके दोनों बगलों से होकर 4 कोट की कुर्सियां छत्ताकार रूप में रखी हैं। मनोज शंकर बरामदे की बाईं ओर से गोल कमरे से निकलता है। सामने आकर बाहर की ओर देखता है। काशी सिल्क का कुर्ता और बंगाली तौर पर दाईं ओर से बाईं ओर रेशमी चादर डाले है। धोती भी बंगाली रंग की चुनकर नीचे की ओर लटकती हुए पहने हैं। पैर में पंजाबी जूता है। शरीर की गठन तो सुदृढ़ है, लेकिन उसकी आंखें नीचे की ओर धसी हुई हैं, जिससे उसकी चिंता का पता लगता है। वही खड़ा खड़ा बांसुरी बजाने लगता है। भीतर की ओर से मनोरमा का प्रवेश। मनोरमा, मुझे भी सिखला दो। मनोज शंकर, किस लिए? मनोरमा, जानते हो रात को मैं बहुत कम सो पाती हूँ। मनोज शंकर, लेकिन क्यों? मनोरमा, लेकिन क्यों? मनोज शंकर, मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम रात को ना सो। कहा है कभी? मनोरमा, मुझे नींद नहीं आती, गंभीर हो उठती है। मनोज शंकर, अच्छा तो फिर बांसुरी बजाने से नींद आ जाएगी। नींद की दवा तो सुंदर रही। मनोरमा, नींद नहीं आएगी तो यूं ही समय तो सुख से बीतेगा। मनोज शंकर, लेकिन यह तुम कैसे जानती हो कि बांसुरी बजाने से कोई सुख होता है? मेरा तो स्वास्थ्य इसी से बिगड़ गया। डॉक्टर गए? मनोरमा, पता नहीं। मनोज शंकर, क्या कह रहे थे? मनोज शंकर, मनोरमा, परिहास समझ रहे हो? चलकर देख लो। कभी सिर पर हाथ रखते हैं, कभी छाती पर, कभी वहाँ पर। मैं तो समझती हूँ कि वह खिलवाड़ कर रहे हैं। मनोज शंकर, वह उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रही हो। मनोरमा धरती की ओर देखने लगती है। क्यों? इधर देखो। मनोरमा, ठीक उसी तरह जिस तरह वे खिलवाड़ कर रहे हैं। मनोज शंकर, नहीं, उनका खिलवाड़ घड़ी दो घड़ी, दिन 2 दिन का है, लेकिन तुम्हारा तो शायद मेरे जीवन के साथ ही समाप्त होगा। उसका अंत तो मेरा अंत है ना। मनोरमा, अभी केवल 2 महीने हुए तुमने मुझे देखा है जी। मनोज शंकर, तो बस 2 ही महीने से यह खिलवाड़ भी प्रारंभ कर रखा है तुमने। मनोरमा, मैंने? मनोज शंकर, हाँ तुमने। मनोरमा, यदि मैं सीधे शब्दों में कह दूं कि तुम झूठ कह रहे हो, तुम्हारे हृदय को चोट पहुंचेगी, लेकिन मैं यह चाहती नहीं। मैंने तुम्हारे साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं किया। मैं तुम्हें चाहती हूँ। तुम्हारे साथ एक प्रकार की आत्मीयता का अनुभव मैं करती हूँ, लेकिन तुम जिस मोह में पड़ गए हो वह तो भयंकर है। मनोज शंकर, भयंकर है? मनोरमा, भयंकर है, भयंकर। चंद्रकला उस लड़के पर इतनी रीझ गई कि उसके लिए बीमार पड़ गई। हम लोगों को अपने से महान होना है मनोज। तुम्हारे साहब भी मुझसे प्रेम करने लगे हैं। गंभीर होकर, दशाश्वमेध घाट पर भिक्षुकों में एक टुकड़े के लिए द्वंद्व चल पड़ता है। वे सभी भूखे रहते हैं। ज्ञान के लिए वहाँ लेश मात्र भी जगह नहीं है। उन्हीं भिक्षुकों की तरह हो गई हूँ तुम्हारी यह पुरुष जाति। मनोज शंकर उसकी ओर उद्विग्न होकर देखने लगता है। इस तरह क्यों देख रहे हो? तुम ही कहो कुछ सोच कर। मैं विधवा हूँ। इस ज्वालामुखी को यदि मैं कुछ समय के लिए छिपा भी लूँ, तब भी मैं किसकी बनूँ? तुम्हारी या डिप्टी साहब की। जहाँ तक मेरी बात रही, मैं तो उन्हें जी भर घृणा करना चाहती हूँ और तुम्हें जी भर प्रेम। अगर तुम मेरे प्रेम का अर्थ समझ सको, मुझे उसका अवसर दो। मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकती, लेकिन प्रेमी बना लूँगी। कल मैं अवश्य चली जाऊँगी। इसका उत्तर तुम्हें आज देना होगा। मनोज शंकर कुछ कहना चाहता है। ठहरो, इसका उत्तर इतना आसान नहीं है कि तुम इसी क्षण दे दो। मनोज शंकर, चुटकी से उसकी भौं के कुछ बाल पकड़कर खींच लो, रह जाए बस आत्मा का। मनोरमा, आंखें फोड़ने पर भी नहीं जी। अंधों से पूछो, लंगड़ों, और उनसे पूछो
जिनका शरीर गल रहा है, आत्मा का रस तुम्हें उनके पास मिलेगा। घृणा न रहे, वह प्रेम तुम्हारा है। मनोशंकर, उफ जाने दो, मैं नहीं समझूंगा। मनोरमा, चा आज नहीं समझा तो फिर चंद्रकला की तरह तुम्हारे लिए भी कोई आशा नहीं। मनोशंकर बांसुरी बजाने लगता है। मनोरमा थोड़ी देर तक उसकी ओर देखती रहती है। नहीं मानोगे? मनोशंकर, इसमें भी क्या बुराई है? मनोरमा, इसमें एक प्रकार का विष, एक प्रकार का नशा है। मनोशंकर, मैं तो अब बिना इसके जी नहीं सकता। मनोरमा, विषाद का स्वर न बजाकर आनंद का स्वर बजाया करो। सुई ले लेकर जीना अच्छा नहीं है जी। मनोरमा, कहीं आनंद है भी तो है भी या यूं ही? मनोरमा, कहाँ आनंद है? चित्तवृत्ति का निरोध योग है और यही आनंद है। जो चाहते हैं वह न चाहो, आनंद तुम्हारा है और तुम हो आनंद के। मनोशंकर, मैं तो जीना भी नहीं चाहता। मनोरमा, तुम मरना चाहते हो, यही ना? मरना ना चाहो, जीवन तुम्हारा है। मनोशंकर, तुम्हें समझना लेकिन कठिन है। मनोरमा, डिप्टी साहब के लिए भी मैं समस्या हूँ और तुम्हारे लिए भी। मैं क्या करूँ? किसके लिए रोऊँ? अपने लिए, तुम्हारे लिए, साहब के लिए अथवा चंद्रकला के लिए? चंद्रकला की दवा के लिए डॉक्टर आए हैं। हम मरीजों की दवा कौन करेगा? चंद्रकला का रोग असाध्य है, लेकिन हम तीनों का तो संघातक हो गया। मनोशंकर, मेरा रोग तो तब तक अच्छा नहीं होगा जब तक मैं जान ना जाऊं कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की। मनोरमा, पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष। यह रोग तो मनुष्यता का है और शायद मनुष्यता के विकास के साथ इसका भी विकास हुआ। हाँ, पहले कुछ विशेष अवस्था थी, लेकिन अब तो इस रोग का आक्रमण सभी अवस्थाओं में हो गया है। इस चिरंतन रोग के साथ ही साथ तुम्हारा एक और रोग मैं समझती हूँ कि। मनोशंकर, इस सब का मतलब यही कि तुम मुझे अपने से दूर हटा देना चाहती हो। मनोरमा, मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़कर संसार में उतर पड़ना चाहती हूँ। संसार के लिए एक नया आदर्श पैदा करना चाहती हूँ और तुम चाहते हो कि मैं अपने अंचल से तुम्हारा गला बांध दूँ और अपने साथ ही साथ तुम्हें भी ले डूबूँ। अगर तुम सचमुच मेरे शरीर पर ही नहीं रीझ गए हो, तुमने मेरे हृदय पर मेरी अंतरात्मा को समझ लिया है, तो हाथ बढ़ाओ। यह लो। अपना हाथ बढ़ाती है। पकड़ लो। मनोशंकर मंत्रमुग्ध की तरह उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम बांसुरी बजाओगे, मैं चित्र बनाऊंगी। मैं विधवा हूँ और तुमको भी विदुर होना होगा, और इस प्रकार हमारा सम्मिलन आज एक जीवन का नहीं अनेक जीवन का हो गया। मनोरमा उसका कंधा पकड़ उसे जोर से हिला देती है। चिंता नहीं, चिंता नहीं। हंस तो दो जीवन पर और जगत पर। मुरारी लाल का प्रवेश। मुरारी लाल, तुम लोगों ने तो यहाँ नाटक घर बना दिया है। मनोरमा कमरे के भीतर जाकर खड़ी हो जाती है। मुरारी लाल बरामदे से निकलकर आराम कुर्सी पर बैठते हैं। मनोशंकर, क्या कहा आपने? मुरारी लाल, यही कि तुम लोगों ने यह नाटक घर बना लिया है। मनोशंकर, शायद आप अभी नाटक देख कर आ रहे हैं, उसी भावना से आपको भ्रम हो गया है। मुरारी लाल, मैं नाटक देख कर आ रहा हूँ? मनोशंकर रोके स्वर से, संभवतः। और वहाँ और क्या था? मुरारी लाल, मैं नाटक देख कर आ रहा हूँ जी। चंद्रकला को धुकधुकी बंद हुआ चाहती है। मनोशंकर हंसता हुआ, हाँ, आप भी तो रहते रहते सपना देखने लगते हैं। मुरारी लाल, इस बार तो तुमने जैसे शिक्षा और संस्कार से असहयोग कर लिया है, तुम तो ऐसे नहीं थे। मनोशंकर, अभी मेरा विकास हो रहा है। मुरारी लाल, डॉक्टर साहब को पता नहीं चल रहा है, उनका संदेह है कोई रोग का साफ लक्षण नहीं दिख पड़ता। वे डर रहे हैं कहीं हृदय की गति न बंद हो जाए। तुम तो उसे देखने भी नहीं गए और वह। मनोशंकर, मैं गया था। 10 मिनट से अधिक उसके पैताने खड़ा रहा। उसने एक बार मेरी ओर देखा, फिर सर के ऊपर तकिया रखकर करवट लेट गई। मैं उसके इस व्यवहार को अपना अपमान क्यों समझूं? आत्मघाती पिता के पुत्र के लिए संसार में सम्मान कहाँ? गंभीर उठता है। मुरारी लाल,
तुम्हारे पिता को मरे कितने वर्ष हुए? मनोरमा। मुरारीलाल कमरे की ओर घूमकर, तुम्हारे पति को मरे कितने वर्ष हुए? मनोरमा। वही से मैंने उन्हें देखा नहीं था। विवाह की कोई भी स्मृति मेरे पास नहीं है। मुरारीलाल हम सभी लोग दुखी हैं। मनोरमा। मुझे कोई दुख नहीं है। मुरारीलाल तुम स्त्री होकर यह कह रही हो? मनोरमा। पुरुष तो वैधव्य का अनुभव कभी नहीं न करते, इसलिए यह बात स्त्री ही कह भी सकेगी। और तुम्हारा मेरा जीवन और तुम दूसरे मेरा जीवन पिता की चांदनी की तरह, हंस की तरह श्वेत दाढ़ी और मूछ की छाया में रंग और कलम के साथ बीता है। मुझे उस तरह के किसी अभाव का अनुभव हुआ ही नहीं। जो मिला नहीं उसका चला जाना, उसका सुख क्या है और दुख क्या है? मुरारीलाल को सोचकर, तुमने रजनीकांत का चित्र अपनी तबीयत से बनाया था? मनोरमा। रेखा चित्र तो मैंने स्वयं बना लिया। मेरा विचार था यहाँ से चले जाने पर उसमें रंग भरूंगी, लेकिन चंद्रकला ने मुझे बहुत मजबूर कर उसे पूरा करवाया। मुरारीलाल। चंद्रकला ने? मुझे उसके आहत होने का बड़ा दुख है। मेरा हृदय जानता है या भगवान जानता है? मनोज शंकर। और उसी दुख में चंद्रकला बीमार पड़ी है। आप जानते हैं मैं मनुष्य की कमजोरियों का कितना निष्ठुर आलोचक हूँ, इसीलिए मैं उसकी बीमारी को नाटक समझ रहा हूँ। मुरारीलाल। लेकिन मैं तो समझता हूँ। एकाएक चुप हो जाता है। मनोज शंकर। आपने देखा नहीं, यहाँ जब उसकी लाश लाकर रखी गई, वह किस तरह उसकी ओर आकर देखने लगी और किस तरह मुंह में रुमाल डालकर भाग गई। यहाँ ठहरते तो रो पड़ती। मुरारीलाल। उसका हृदय बहुत कोमल है। मनोज उसका घाव देखकर घबरा उठी। उसी घबराहट में उसने तुम्हारा ख्याल नहीं किया, नहीं तो जिस दिन तुम्हारा पत्र मिला था उस दिन वह घबरा उठी थी। मनोज शंकर। संभव है। मेरे कल्याण की भावना उसके हृदय में है, लेकिन। मुरारीलाल सहम कर। लेकिन क्या? मनोज शंकर। जाने दीजिए, कुछ नहीं। मुरारीलाल। नहीं कहो तो। मनोज शंकर। वह बात आपसे कही नहीं जा सकती। दो डग आगे बढ़कर बाहर देखने लगता है। मुरारीलाल। लेकिन मैं तो उससे अधिक तुम्ही को असावधान पा रहा हूँ। मनोरमा। डॉक्टर साहब को यहाँ तो भेजो। मनोरमा का प्रस्थान। मनोज शंकर। मैं असावधान हूँ? मुरारीलाल। हाँ तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरी भविष्य की आशा क्या है। मैं तुम दोनों को किस रूप में देखना चाहता हूँ। मनोज शंकर। वह तो मैं जानता हूँ, लेकिन केवल आपके चाहने से वह पूरा तो नहीं हो जाएगा। हम दोनों एक दूसरे से कितने दूर हैं, इसका ध्यान भी तो आपको रखना होगा। मुरारीलाल। लेकिन यह दूरी तुम्हारी ही बनाई हुई है। मनोज शंकर। नहीं, मैंने इस दूरी के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन मुझे इसका अधिकार भी तो है, अगर मैं अपने लिए उपयोगी समझूं। मुरारीलाल। तो इसे मैं अपना और तुम्हारा दोनों का दुर्भाग्य समझूंगा। अभी जो तुमने इस विधवा का हाथ पकड़ा था, इसका अर्थ क्या है? मैं भी कभी तुम्हारी अवस्था का था। इन चीज़ों को खूब समझता हूँ मैं। मनोज शंकर। यह विधवा आप नहीं जानते, या शायद जानते भी हैं। अग्नि है, हलाहल है। कोई भी पुरुष उसे छूकर या पीकर जी नहीं सकता। उसका हाथ मैंने इसलिए नहीं पकड़ा कि मैं उसे स्त्री बनाऊंगा। उसका हाथ तो मैंने इसलिए पकड़ा कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा। बांसुरी बजाता है। मुरारीलाल झपट कर कुर्सी से उठता है और उसके हाथ से बांसुरी छीन लेता है। इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? मुंह से खून आ गया। मुरारीलाल। मुझे गोली मारकर तुम बांसुरी बजा रहे हो? तुम? मनोज शंकर। किसी को गोली मारना यदि वीरता है तो गोली मार कर बांसुरी बजाना तो वीरता से भी बढ़कर वीरता और महानता से भी बढ़कर महानता है। यदि यह मुझसे संभव हो सके तो मैं समझूंगा कि मैं अपने से बड़ा हूँ, मनुष्य से बड़ा हूँ। मुरारीलाल। मनुष्य से बड़ा तो केवल देवता होता है। मनोज शंकर। हाँ, उस हालत में मैं केवल देवता हूँ। मुरारीलाल। यह व्यंग्य करना तुमने कहाँ सीखा? मनोज शंकर। जीवन इस तरह की बातें नित्य सिखलाता है। बहुत से लोग जीवन की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देते, इसलिए उपदेशक और दार्शनिक बनते हैं।
लेकिन जो उसे सुनते हैं समझते हैं मेरे लिए शायद व्यंग है। मुरारी लाल, तुम मेरा कुछ भी लिहाज नहीं करते। मनोज शंकर, यह कैसे? मुरारी लाल, तुम कहते हो कि तुम जीवन भर अविवाहित रहोगे। इतना ही नहीं, कितनी अनर्गल बातें तुम कह जाते हो। 10 वर्ष का समय बीत गया। मेरा व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा रहा तुम स्वयं जानते हो। मनोज शंकर, मेरा दुख मेरी आत्मा में सब ओर से व्याप्त हो चुका है। यदि मैं व्यंग ना करूँगा, विनोद में अपने को भूल जाने की चेष्टा ना करूँगा, तो मैं जीवित नहीं रह सकता। मुझे मरना होगा। आपकी यही इच्छा हो तो कहिए, मैं अपना रास्ता बदल दूँ। मुरारी लाल, मैं तो अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हें सुखी करना चाहता हूँ। यही करता रहूँगा। मेरी इच्छा यह न थी कि रजनीकांत मारा जाए, लेकिन भगवंत से रुपया ले लेना मैंने बुरा नहीं समझा। उसने दूसरों को लूट कर रुपया इकट्ठा किया है। यदि इसे लूटना भी माना जाए तो उसे लूट लेना मैं बुरा नहीं समझता। इसके अतिरिक्त तुम्हारे विदेश जाने की समस्या भी हल हो जाती। मनोज शंकर, तो फिर रजनीकांत की हत्या का प्रधान कारण मेरी विलायत यात्रा है, जिसके लिए मैंने कभी इच्छा नहीं की, यहाँ तक कि मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं देखा। जीवन और शक्ति के उस आलोक में मुझे क्या मिलता है? मैं वहाँ किस आशा से जाता? मुरारी लाल, सिविल सर्विस के लिए। मनोज शंकर, यही तो आप नहीं समझते कि मैं मृतक, सिर हिलाकर, जिसका भूत जी रहा है आज 10 वर्ष से, वह सिविल सर्विस की इच्छा क्यों करता? मुरारी लाल, तुम अपने को मृतक कह रहे हो? मनोज शंकर, अवश्य मैं मृतक तो हूँ ही। मैं आत्मघाती पिता का पुत्र। किसी बड़े पद, किसी बड़ी मर्यादा के लिए मैं नहीं बनाया गया हूँ। जब तक मैं यह ना जान जाऊँ उन्होंने आत्महत्या क्यों की आत्महत्या उन्होंने, तब तक। मुरारी लाल, ओह, मालूम हो जाएगा जल्दी क्या है जिसके लिए। मनोज शंकर, लेकिन हो जाएगा कभी मालूम, इसी में तो संदेह है। उस समय मैं 12 वर्ष का था, आज 22 का हूँ। एक युग पूरा हुआ चाहता है, एक नई पीढ़ी आना चाहती है, लेकिन यह रहस्य उन्होंने आत्महत्या की क्यों अभी ज्यों का त्यों बना है। यदि मैं आज मर जाऊँ मुरारी लाल, तो क्या होगा? मनोज शंकर, यह गुप्त बोझ मेरी आत्मा को दबाए रहेगा, इस जन्म में, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में। मुरारी लाल, आत्महत्या उन्होंने की थी या तो मैं जानता था, लेकिन क्यों, किस लिए, इस संबंध में मैं तुम्हें कोई विशेष बात नहीं बतला सकता। मनोज शंकर, आप अब भी छिपाना चाहते हैं? तब तो शायद बांसुरी की जगह मुझे पिस्तौल लेना होगा। मुरारी लाल, तुमसे किसी ने कुछ कह दिया क्या? तुम मेरी ओर इस तरह क्यों देख रहे हो? ईश्वर जानता है, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। तुम व्यर्थ मुझ पर संदेह कर रहे हो। वे मेरे मित्र थे। हम दोनों का सारा लड़कपन, जवानी का दोपहर भी साथ ही बीता था। संसार जानता है, हम लोग 2 शरीर 1 प्राण थे। मनोज शंकर, कहते चलिए। मुरारी लाल, क्या कहूँ अब? मनोज शंकर, अब कुछ कहना नहीं है। मुरारी लाल, नहीं। मनोज शंकर, सूत्र रूप में नहीं, व्याख्या रूप में। सूत्र काल तो चला गया, अब तो व्याख्या काल ही है। घड़ी 2 घड़ी की व्याख्या में 10 वर्ष के सूत्र साफ हो जाएंगे। इनका अर्थ व्यक्त हो जाएगा। बस कहते चलिए। मुरारी लाल, तुमसे मुझे बड़ी आशा थी, इसलिए। मनोज शंकर, आपकी आशाएं वैसी ही रहें, कुछ और बढ़ जाएं। मुझे इस योग्य बना दीजिए कि मैं आसानी के साथ आपकी आशाओं का बोझ उठा सकूं। आप अपना उपकार कीजिए। चंद्रकला के मन में कोई जगह नहीं बना सका, इसलिए नहीं कि मुझ में पुरुषत्व न था, या मुझ में वह कला व कौशल न था जिससे एक और 1000 चंद्रकला आचर पसार कर भीख मांगती हैं। मेरे पास केवल एक वस्तु न थी, रजनीकांत की मुस्कान में जो जादू था, उसकी हंसी में जो कंपन था, जो मस्ती थी, उसकी अबोध आँखों में, उसके अबोध हृदय का जो आशापूर्ण प्रतिबिंब था, वह मेरे पास न था। मेरी शिक्षा, संस्कार, सब ओर से मेरा संयम और बड़प्पन बेकार साबित हुआ। मेरे मन में विषाद की आग जो जलती रही,
इसलिए चंद्रकला के लिए मुझ में कोई आशा न रही। उसने देख लिया कि मुझ में जो कुछ था नीरस था। दूसरी ओर रजनीकांत एक सुंदर सपने की तरह, एक अधूरी तान की तरह उसके सामने आया और क्षण भर में ही वह जीत गया और मैं हार गया। मैं पराजित होकर भी जी रहा हूँ। जीने का मतलब मेरा यहाँ रहना इस वातावरण में। मुस्कुराकर, स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं है। फिर मुस्कुराकर, प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं दिया गया था। स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं दिया गया। मुरारीलाल, लेकिन तुम्हारा उसके चरित्र पर इस तरह दोष लगाना। मनोशंकर, किसके चरित्र पर? मुरारीलाल, चंद्रकला के। मनोशंकर, मैं नहीं समझता। मुरारीलाल, तुम साफ कह रहे हो कि वह उसे प्रेम करने लगी है, और कैसे कहा जाता? मनोशंकर, अच्छा तब? मुरारीलाल, तब यही कि तुम्हें यह कहने का अधिकार क्या है? किसी के चरित्र पर इस तरह आक्रमण। मनोशंकर, इससे चरित्र का क्या संबंध? अगर वह उससे प्रेम करने लगी तो इस प्रकार उसका चरित्र और निखर गया। इसमें बुराई क्या है? मुरारीलाल, इसमें बुराई नहीं है। मनोशंकर, बिल्कुल नहीं। प्रेम करना विशेषता स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं है। स्त्री जाति की स्तुति केवल इसलिए होती है कि वे प्रेम करती हैं। प्रेम के लिए ही उनका जन्म होता है। स्त्री चरित्र की सबसे बड़ी विभूति, उसका सबसे बड़ा तत्व प्रेम माना गया है, और उस पर भी यह तो उसका पहला प्रेम है। इसमें बुराई कहाँ है? प्रेम वकील से राय लेकर, जज से अधिकार पत्र लेकर तो नहीं किया जाता। जो बात स्वतः स्वभाव है, प्रकृति है, वह तो चरित्र का गुण है, अवगुण नहीं। मुरारीलाल, तुम तो मेरे दुख को सोगुना करना चाहते हो। मनोशंकर, सच कह देना भी अगर दुख का कारण है तो। मुरारीलाल, लेकिन इस सच के बिना भी तो काम चल सकता है। मुरारीलाल, लेकिन काम चल जाने में मेरा बहुत कम विश्वास है। मुझे तो घंटे 2 घंटे प्रकाश मिल जाए, मैं उसी में रात अंधेरे में काट दूँ। हाँ, कहिए वह बात। डॉक्टर, मनोज की ओर देखकर, इस तरह आपकी आंखें कमज़ोर पड़ जाएंगी। सदैव सीधा देखा कीजिए। मुस्कुराने लगता है। मुरारीलाल, बैठिए। डॉक्टर, अभी निश्चित नहीं कह सकता। इतना कह सकता हूँ कि अभी तक कोई शारीरिक लक्षण नहीं पैदा करता। वह बेचैन है, छाती और सिर से पसीना चल रहा है। ज्वर तो उसे है नहीं। ऐसी हालत में हाँ, हथेली और तलवे में जितनी गर्मी चाहिए, आँखों का रंग हर पल बदल रहा है, और तो सूख गए हैं ही। नाड़ी की गति बहुत खराब है। खराब नहीं है, लेकिन हृदय की धड़कन। मुरारीलाल, कहिए क्या हुआ? हृदय की धड़कन। डॉक्टर, मैंने तो आपसे तभी कह दिया कि मुझे संदेह है, और इतनी देर की देखभाल के बाद भी मैं उसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि संभवतः हृदय की धड़कन बंद हो जाए। मुरारीलाल, हृदय की धड़कन बंद हो जाए? डॉक्टर, मैं खुद चिंता में पड़ गया। मुरारीलाल, सुनो जी, तुम्हारे लिए तो यह नाटक था। मनोशंकर, डॉक्टर साहब को यह नहीं मालूम कि किस परिस्थिति में और किस तरह उसे यह रोग हुआ, नहीं तो उनके लिए वह इतना भयंकर नहीं मालूम होता। डॉक्टर, उसके नाड़ी में रक्त को उत्तेजित करने के लिए दवा भरनी होगी। मनोशंकर, किस तरह? सुई देकर? डॉक्टर, हाँ। मनोशंकर, इसका मतलब कि आप उसे भीतर रोग पैदा करना चाहते हैं। अब तक रोग रहा या नहीं, लेकिन अब जरूर हो जाना चाहिए। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि उसके शरीर में व्यर्थ के लिए पीड़ा पैदा की जाए। डॉक्टर, अच्छा। बांसुरी हाथ में है। कवि और गायक भावुक जीव होते हैं। आप सुई देना कैसे बर्दाश्त कर सकें? लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसकी चिंता मुझे आपसे कम नहीं है। अंतर केवल इतना है कि आप उसके शरीर को कष्ट नहीं देंगे, चाहे वह मर जाए। लेकिन मैं जिलाना चाहूँगा, चाहे उसके शरीर को कष्ट हो। मनोशंकर, आपको कैसे निश्चय हो गया कि उसके हृदय की धड़कन बंद हो रही है? डॉक्टर, लक्षण ऐसे ही हैं। मनोशंकर, 2 तरह के रोगों के भी लक्षण कभी कभी एक होते हैं। डॉक्टर,
खैर बहस कीजिए पीछे, उसे अच्छा हो लेने दीजिए। मेरे पास इतना समय नहीं है और उसके हालत भी अब चिंताजनक हो चुकी है। मनोज शंकर, डॉक्टर साहब फीस जो कहिए दिला दी जाए, लेकिन उसे व्यर्थ में कष्ट ना दीजिए। डॉक्टर, बड़े विचित्र आदमी हैं आप। आपने पहले ही दवा क्यों नहीं कर लिया? अच्छी फीस देने वाले रहे। रोगी मर जाए और मैं फीस लेकर चलता बनूं? आप कौन हैं? मुरारीलाल, मेरे एक संबंधी। मनोज शंकर, डॉक्टर साहब, आप लोग रोग के कारण का अनुमान संधान नहीं करते, रोग की कल्पना कर दवा करते हैं। नतीजा यह है कि आप लोग संजीवनी लिए ही हैं और मृत्यु संख्या नित्य बढ़ती जा रही है। चंद्रकला की चिंता आप ना करें, मैं उसकी दवा कर लूँगा। घंटे भर के बाद आप इतना भी नहीं समझ सके कि उसका रोग शारीरिक नहीं मानसिक है। उसके मस्तिष्क के कीटाणु आकस्मिक आघात से सहसा क्षुब्ध हो उठे हैं। आप बार बार हृदय की धड़कन बंद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब की फीस अगर 4 रुपया हो तो कृपया 40 देकर उन्हें विदा कीजिए। मैं उसे 10 मिनट में अच्छा कर लेता हूँ। मुझे स्वयं उस तरह का रोग हो जाता है, हाथ पैर में लकवा मार जाता है, जीभ ऐंठ जाती है, आँख अंधी हो जाती है, लोग उठकर सिर फोड़कर निकलने लगता है। डॉक्टर साहब, 1 मिनट में स्वाभाविक नाड़ी की गति कितनी है? डॉक्टर, 70 से लेकर 80-85 तक। मनोज शंकर, अधिक से अधिक कितनी है? डॉक्टर, 130 तक मौत हो जाती है। मनोज शंकर, एक बार 1 मिनट में मेरी नाड़ी की गति 165 बार हो गई थी। मैं अभी जी रहा हूँ। डॉक्टर, और ताप कितना था? मनोज शंकर, बिल्कुल स्वाभाविक 98 या उससे कुछ ऊपर। डॉक्टर साहब, मानसिक बीमारियों में आप लोग कुछ नहीं कर सकते। बुरा ना मानिएगा, उस विषय की जानकारी आपकी अंग्रेजी प्रणाली में अभी बहुत कम है। आप लोग प्रत्येक बीमारी की शारीरिक दवा करते हैं और शरीर को ही उसका कारण समझते हैं, गो कि अधिकांश बीमारियां मानसिक विक्षोभ के कारण होती हैं। आपकी समझ में चंद्रकला के हृदय की धड़कन बंद हो रही है। मेरी समझ में एक आकस्मिक घटना के कारण उसका ज्ञान शिराओं में क्षोभ उत्पन्न हो गया है। आप यहीं रहिए, मैं उसे अभी टहलने के लिए शहर की ओर ले जा रहा हूँ। डॉक्टर, लेकिन जब आप स्वतः बीमार हैं तो दूसरों की दवा आप क्या करेंगे? मनोज शंकर, इसलिए कि मैं अपनी दवा स्वयं कर रहा हूँ और मुझे लाभ भी हुआ है। बीमारी तो मेरी अभी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन निश्चय हो गया है कि मैं अभी मरूंगा नहीं। डॉक्टरों की चली होती तो अब तक मैं कभी पंचतत्व का प्राप्त हो गया होता। मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए जीवन बल उसके भीतर निरंतर काम करता है। हम लोग बीमार पड़ते हैं मरने के लिए नहीं, बल्कि स्वस्थ होने के लिए। प्रकृति ने तो बीमारी के साथ जीवन का संबंध जोड़ा था, लेकिन आप लोग उसके साथ मृत्यु का संबंध जोड़ देते हैं और इसी में सब कुछ बिगड़ जाता है। डॉक्टर, अर्थात अब आप चिकित्सा की नई प्रणाली बना रहे हैं? मनोज शंकर, जी नहीं, उसे पुरानी परिपाटी को फिर से जगा रहा हूँ। मनुष्य अपनी आदिम अवस्था में आज से कहीं अधिक स्वस्थ था, इसलिए कि तब डॉक्टर न थे, मनुष्य था और शक्ति और जीवन का केंद्र प्रकृति थी। स्वास्थ्य के कृत्रिम साधनों और बोतल की दवाइयों ने स्वास्थ्य की जड़ काट दी। स्वास्थ्य तो आप लोगों की अलमारियों में बंद है, लेकिन यह बहुत दिन नहीं चलेगा। प्रकृति अपना बदला लेगी। प्रकृति के रास्ते पर लौट आना, निरोग होना दोनों बराबर है। डॉक्टर, आपका आदर्श वही आदिम मनुष्य है जो असभ्य था, नंगा था। मनोज शंकर, आप अपने कपड़ों में भूल गए हैं, नहीं तो जिसे आप सभ्यता कहते हैं उसके साथ ही साथ विकार और बुराइयां भी बढ़ी हैं। डॉक्टर, मैं समझता हूँ आप बहस करना जानते हैं। आपने क्या निश्चय किया? मुरारीलाल, मैं कुछ नहीं समझ पाता, मुझे कुछ भी नहीं सूझता। डॉक्टर, आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है, शब्दों का भ्रम जो पैदा कर उसे आप उसी में भूल जाते हैं अपने को। डॉक्टर मुरारीलाल, जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। जैसे मैं अपने साथ अन्याय कर रहा हूँ। ना तो मेरा कोई अपना जीवन है और ना अपना आदर्श।
अदालत के काम से भी चित्त घबरा रहा है। मनोज शंकर, कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, चंद्रकला कुछ समय टहलने जा सकती है या नहीं? डॉक्टर, मैं तो नहीं समझता वह पलंग से उठ भी सकती है। मनोज शंकर, हाँ हाँ हाँ, कृपा कर आप लोग उस कमरे में चले जाइए, मैं उसे लेकर घूमने निकल जाऊंगा। डॉक्टर, क्यों? मनोज शंकर, यह आप नहीं समझेंगे। उसे दवा की नहीं, सहानुभूति और एकांत की जरूरत है। संभव है आप लोगों को यहाँ देखकर वह उसके मन में फिर से क्षोभ पैदा कर दे। चुपचाप चले जाइए उस कमरे में, मुझे भी प्रयोग कर लेने दीजिए। यहाँ देहातों में अधिकांश रोग पूजा पाठ और तंत्र मन से अच्छे किए जाते हैं। इन चीज़ों का प्रभाव सीधा मस्तिष्क पर होता है। रोगी की इच्छा शक्ति जाग जाती है और प्रकृति की शक्तियों को काम करने का अवसर मिलता है। उठिए, चलिए आप लोग उस कमरे में। मनोज शंकर, तुम्हारा संदेह व्यर्थ है। कह तो रहा हूँ कोई नहीं है। डॉक्टर साहब तो सुई देने का प्रबंध कर रहे थे, लेकिन मैं अस्वीकार न कर सका। तुम्हारे बाबूजी कलेक्टर साहब के बंगले पर गए हैं। डॉक्टर साहब क्यों बैठे रहेंगे? वह भी चले गए। मनोज शंकर, इस तरह शरीर छोड़ देना चाहिए? संसार में एक से बढ़कर दूसरे दुख हैं। चंद्रकला, तुम मुझे क्षमा नहीं करोगे। मनोज शंकर, तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। चंद्रकला, मैं तुम्हें पहचान न सकी। मनोज शंकर, लेकिन मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं है। जो कमी मुझ में थी। चलो आज नदी की ओर चले घूमने। हमारे विरोध आज सदैव के लिए मिट जाएं। चंद्रकला, कैसे विरोध? मनोज शंकर, जो साधारणता प्रकट तो कभी नहीं हुए, लेकिन जो हम दोनों की आत्मा में व्याप्त हो चुके थे और जिनके कारण हम लोग आज सदैव के लिए। तुम्हारी आंखों में अभी संदेह है? उसे मिटा डालो, निकाल डालो। उसे अभी कहा नहीं जा सकता। तुम्हें कितना साहस और धीरज से काम लेना पड़ेगा। उसे एक हल्का धक्का देकर, जाओ कपड़े बदल आओ, शाम हो रही है, देर ना हो। इस प्रकार क्यों देख रही हो? घड़ी दो घड़ी नहीं, दो दिन नहीं। अगर इस तरह खड़े होकर हम लोग जीवन भर कहते सुनते चले, तब भी वह अंतर नहीं मिट सकता। वह तो स्वभाव और प्रकृति का अंतर हमारे जीवन का आधार है। मनोरमा, यह इतना महान चित्र जिसे हम संसार कहते हैं, शून्य के आधार पर बना है। लेकिन मैं अब चित्र नहीं बनाऊंगी। वह चित्र मेरा अंतिम था। मनोज शंकर, रजनीकांत का। मनोरमा, हाँ। गंभीर, और क्या सोच रही हो? मनोरमा,